जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग कंटिन्यूस सेट को तैयारी करेंगे। और जिसमें आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2024 सेट 1 कोड 347 FZ। अगर आपके पास कोई और अनसॉल्व हो, जैसे मान लो आपके पास राजीव हो तो आपको सेम मिल जाएंगे, अग्रवाल हो सेम मिलेंगे, अरियंत हो, ठीक है, मतलब अवतार का अगर अनसॉल्व हो तो कुछ हो सकता है कि अलग हो या वही हो, HM का हो तो कुछ अलग हो। आप लोग केवल क्या देखोगे, FZ सेट को देखोगे। ठीक, सेट वो 1 हो 2 हो 3 हो, इससे क्या मतलब है, हम लोग 2024 देखेंगे या जेड सेट को देखेंगे, बस उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अनसॉल्व बहुत जरूरी है सॉल्व करना। अनसॉल्व सॉल्व करते हैं तभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के जो पैटर्न्स है ना उसके बारे में जान पाते हैं, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं। इसीलिए अनसॉल्व सेट को जरूर हल कीजिए। ठीक है, केवल अनसॉल्व नहीं, जब भी आप लोग लाइफ में कोई भी कंपटीशन टेस्ट देने जाओगे ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करोगे। जब करोगे तभी आप लोग जान पाओगे कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए अनसॉल्व की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। तो देखो, हम लोग सबसे पहली बात तो एग्जामिनर को बिल्कुल दिक्कत ना आए कॉपी चेक करने में, इसीलिए जो भी क्वेश्चन हो हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो उत्तर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, उत्तर 1 लिखेंगे, का लिखेंगे। ठीक, उत्तर 1 के आंसर को देंगे, इसके बाद उत्तर 1 और खा लिखेंगे, एक एक खा के आंसर को लिखेंगे, इसके बाद उत्तर 1 लिखेंगे और गा लिखेंगे, एक के गा के आंसर को देंगे, फिर उत्तर 1 लिखेंगे और घा लिखेंगे, एक के घा के आंसर को देंगे। टोटल हमारे पास 6 MCQ दिए जाएंगे। फिर उत्तर 1 लिखेंगे और इंग्या लिखेंगे, और इसके बाद उत्तर 1 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। टोटल कितने MCQ दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 MCQ दिए जाएंगे। इसको जो डायरेक्टली भी कर सकते हो, सॉल्व करके भी कर सकते हो। नंबर आपको एक एक दिए जाएंगे, चाहे हल करके करो चाहे सॉल्व करके करो। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 ग्राम NaOH। एक चीज़ आपको बता दे कि जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी परिभाषा टाइप में क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, हम बताते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे। बाकी परिभाषा जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हम पहले प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए आपको स्क्रीन में दिखा देंगे, जिससे कि आप लोग उसको नोट कर सकते हो, नोट बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को PDF की भी ज़रूरत नहीं है, और जिनको PDF चाहिए उनको PDF प्रोवाइड करा देंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 5 ग्राम NaOH का 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन की क्या ज्ञात करेंगे, मोलरता। अगर डायरेक्टली आंसर पता है तो डायरेक्टली आप लोग लगा सकते हो। 5 ग्राम NaOH की जो मोलरता है, जैसे हमारे पास इसका डायरेक्टली आंसर चौथा ऑप्शन सही है, 0. चौथा ऑप्शन सही है 0.287, ठीक, मोल और लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे कि चौथा ऑप्शन सही है, जिससे एग्जामिनर को आप लोगों को दिक्कत भी ना आए। ठीक, और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसके क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताएंगे। अभी थोड़ी देर रुको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, एक खामे हैं, K3COC2O4 3 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखो साफ साफ है कि K3, जैसे हमारे पास ये दिया गया है K3, ठीक, इसके बाद हमारे पास इस प्रकार से है CO और C2O4 होल थ्राइज में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं उसे यक्स मान लेते हैं। सबसे पहली बात तो है यहाँ पर कोई आयन है, कोई भी आयन नहीं है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे तो 3 इंटू पोटेशियम इसकी परमाणु संख्या 1 प्लस CO की यक्स मान लेंगे, 3 इंटू C2O4
इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है ये उदासीन है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या 0 बराबर हम लोग लेंगे 0। ठीक, बराबर हम लोग क्या लेंगे 0। इन्होंने पूछा है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, रुक जाओ, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 नहीं है। C2O4 क्रोमेट, क्रोमेट मतलब -2, -2 C2O4 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2। ठीक, जितने हम चार्ज चढ़ाते हैं उतने, जैसे SO2 तो -2 लेते हैं, मतलब जितना -4 चढ़ाते हैं, जितना +4 चढ़ाते हैं उस पर वही ऑक्सीडेशन नंबर में लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सिंपल तरीके से जानते हो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्यों, -1 आवेश है, इस प्रकार से ले लेते हैं। और भी ऑक्सीडेशन नंबर है लेकिन हम लोग जब हल करते हैं तो इस प्रकार से ले लेते हैं। मतलब ये हुआ 3 और प्लस x -6 बराबर 0, ये घटकर, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग कहेंगे +3। तो +3 का मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद गान में है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। देखो, जिसमें हमारे पास 4 तत्व दिए गए हैं, एक है स्कैंडियम, एक है टाइटेनियम, एक है बैंडियम और एक है क्रोमियम। ठीक, इनमें से इनका कहना है ऐसे संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती, मतलब परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो पाई जाती है, परिवर्तनीय नहीं पाई जाती है। मतलब एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है, वो भी एक ही ऑक्सीडेशन नंबर किसके पास है, केवल स्कैंडियम के पास है। मतलब हम लोग कहेंगे पहला ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर घ में है यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर पहला है CH3 का होल्टॉइज NH, CH3 NH2 ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 3 है CH3 का होल थ्राइज N, ऑप्शन नंबर 4 है NH3। इनका कहना है कि यौगिक जिसमें क्षार की प्रबल सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक क्षार हो। हम लोग जानते हैं H का होना अम्लीय दर्शाता है, अम्लीय दर्शाना, और OH का होना क्षारीय दर्शाना। मतलब अम्लीय दर्शाने के लिए उसमें हम लोग H की संख्या देखते हैं। भाई H जितने अधिक, H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अम्लीय होना। सबसे पहली बात तो देखो जरा, हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे सब में N के साथ H है, N के साथ H है, लेकिन 3 में N के साथ के H है। मतलब यहाँ पर ये प्रबल सबसे मतलब क्षारीय जो है, इस क्षारकता गुण सबसे अधिक है। ठीक है, अगर H धन आयन है तो मतलब वहाँ पर अम्ल है, और धन आयन की कमी है, OH ऋणायन है, तो वहाँ पर क्षार है। मतलब हम लोग कहेंगे तीसरा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, CH3 का होल थ्राइज और N। ठीक है, इंडियन नंबर में यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज, ऑप्शन नंबर 2 सेलुलोज, ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोस, ऑप्शन नंबर 4 माल्टोस। तो सिंपल है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो अच्छे से ना, कि जो सेलुलोज है ये डाइसैकेराइड नहीं है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा पढ़ चुके हो आप लोग। 1 होने पर मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, तो 4 होने पर टेट्रा। इसी प्रकार जो सेलुलोज है इसमें डाइसैकेराइड नहीं है, तो हम लोग कहेंगे दूसरा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, दूसरा, तो हम लोग कहेंगे सेलुलोज, सेलुलोज। और इसके बाद है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होती है। टालेन अभिकर्मक से एल्डिहाइड की पहचान होती है, हम लोग पता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। ठीक, हाँ, अब हम लोग ऑप्शनल को कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, तो जब भी हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 2 और का, जिसे भी हल करेंगे उस प्रकार से लिखेंगे हम लोग उत्तर 2 को हल करेंगे और उसके का को हल करेंगे। 2 के का में सबसे पहली बात तो है हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ये बहुत मैटर करता है, उसी को ही सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये दिया गया है
30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 ग्लाइकॉल का फार्मूला है, को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है। कितने ग्राम जल में मिला रहे हैं? 450 ग्राम जल में मिला रहे हैं। निम्न की गणना कीजिए। नंबर 1 बिलियन के हिमांक में अवनमन, और नंबर 2 जो है बिलियन का हिमांक। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या है मैटर ये करता है। सबसे पहली बात तो है जो हम लोग 30 ग्राम जिसे घोलेंगे उसे बिले कहते हैं, जिसमें घोलेंगे उसे बिलाया कहते हैं। 30 ग्राम एथिलीन को हम लोग 400 ग्राम जल में घोलेंगे, मतलब जो बिले का द्रव्यमान है तो हम लोग कहेंगे बिले का जो द्रव्यमान है जिसको लिखेंगे हम लोग स्मॉल w से, जो कि है 30 ग्राम। इसके बाद जिसमें घोलेंगे, किसमें घोलेंगे? 450 ग्राम जल में घोलेंगे। तो जो विलायक का द्रव्यमान है, जो विलायक का द्रव्यमान है, ठीक, द्रव्यमान को लिखते हैं तो यम से है, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल W, जो कि 450 ग्राम है। बात यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद है कि इन्हें एथिलीन ग्लाइकॉल, तो हम लोग लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H6O2। इसकी जो अणुभार है, मतलब द्रव्यमान है, बस वही निकालेंगे। सबसे पहली बात तो है हम लोग जब इसके द्रव्यमान को निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे 2 इंटू कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? 12, 6 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16। ठीक, तो ये हो गया 12 दूनी 24 प्लस 6 एकम 6 और 16 दूनी 32, अर्थात हम लोग कहेंगे ये 30 30 60 यानी 62। क्या हुआ? 62। ये हुआ मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, ये हो गया। और इन्होंने अब की बार बिलियन के हिमांक में अवनमन इन्होंने पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि फार्मूला हमें अच्छे से आना चाहिए। बिलियन इनका हिमांक में अवनमन, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? हिमांक में अवनमन। मतलब हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? हिमांक में होने वाली कमी को, मतलब किसी चीज को, जैसे कोई द्रव्य पदार्थ है, वो अगर जमने में उसकी कमी आती है तो उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। मतलब परिभाषा नहीं बता रहे, परिभाषा जब पूछे जाएंगे तो आपको बताएंगे। मतलब हम बता रहे हैं आपको हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक का मतलब क्या होता है? द्रव का ठोस में बदलना। ठीक है, द्रव का ठोस में बदलना, अगर उसमें कमी आती है तो उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसे हम लोग लिखेंगे डेल्टा TF से। डेल्टा TF बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग? KF इंटू W इंटू 1000 बटे कैपिटल W और इंटू यम। ठीक, यम का मतलब क्या है? यम का मतलब यही है, ये जो हम लोगों ने निकाला है ना, यही स्मॉल यम है, यही स्मॉल यम है। ठीक, बात ये आती है KF। KF क्या है? हिमांक स्थिरांक। और हिमांक स्थिरांक का मान अगर नहीं भी दिया गया है तो आपको बता देते हैं जो KF का मान है, जो कि हिमांक स्थिरांक है, 1.86 किलोग्राम। ठीक है, मोल इनवर्स ये होता है। अब बस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, डेल्टा TF बराबर KF की जगह 1.86 इंटू W की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे, इंटू 1000 लिखेंगे, बटे यम की जगह लिखेंगे 62, इंटू कैपिटल W की जगह लिखेंगे 450। ठीक, 450। अब देखो दशमलव हटा के 1 0 2 0 बढ़ा लेंगे हम लोग, 1 2 3 0 1 2 3 0 से ये काटेंगे। बात क्लियर? यहाँ पर इसे 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 निम 45। ठीक, फिर इसे आधा करो, 3 और इसे आधा करो 31। ठीक है,
अब हाँ, इसे करो, 3 त्रिका 9 और इसे काटो, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 31 दूनी 62, पूरा का पूरा कैंसिल। डेल्टा टी एफ बराबर 2 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर 2 केल्विन। अब देखो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, क्या सही है कैंसिलेशन, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आए। समझना आप लोग, हाँ, आराम से। इसकी जगह 1.86 इंटू इसकी जगह हम लोग लिखेंगे हम लोग क्या 30, और इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 1000 तो है ही हो, बटे ये लिखेंगे 62 और इंटू ये लिखेंगे हम लोग 450। दशमलव हटा के 1 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हुआ, तो डेल्टा टी या बराबर 186 इंटू 30 लिखेंगे बटे 62 इंटू 45 लिखेंगे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक, इससे काटेंगे तो ये हुआ 31। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 186 बटे 31 इंटू 3 और 3 18, 3 दूनी 6, 31 दूनी 62। तो डेल्टा टी एफ बराबर हम लोग कहेंगे कि 2 केल्विन। बात क्लियर? अब देखो इन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे। सेकेंड पार्ट में पूछा है बिलियन का हिमांक। ठीक, बिलियन का हिमांक पूछा इन्होंने, तो हम लोग कहेंगे सेकेंड पार्ट में बिलियन का हिमांक। हम लोग जानते हैं जैसे पानी है, जब तक वो 273 डिग्री सेंटी केल्विन के नीचे नहीं लाएंगे तब तक उसको हम लोग बर्फ में बदल नहीं सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि बराबर -273। अब देखो 273 पॉइंट भी लेते हैं कुछ, या बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट 273 केल्विन ले सकते हो, बस 273.15 होता है। 273.15 माइनस ये हुआ 2, दोनों किस में है केल्विन में। अब घटा दो तो ये हुआ हमारे पास 271.5 केल्विन। 73 से 2 घटा दो 71 आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे के का को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे के खा को सॉल्व करते हैं। खा में है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ठीक, नंबर 1 क्या है, मोल अंश। नंबर 2 मोलरता। मोल अंश और मोलरता इसे परिभाषित करेंगे। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आप लोग हेडिंग डाल लोगे कि क्या हेडिंग डालोगे, मोल अंश। अब बात ये आती है कि मोल अंश किसे कहते हैं। मोल मतलब कोई भी अवयव है उसके मोलों की संख्या को मोल कहेंगे। मतलब हम लोग कहेंगे मोल अंश जो है वो बिलियन की किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित अवयवों को मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मतलब समझना, हेडिंग डालोगे आप लोग, सबसे पहले लिखोगे उत्तर 2, उत्तर 2 और खा। हेडिंग क्या डालोगे, मोल अंश। मोल अंश जैसे मान लो कि कोई भी पदार्थ दे दिया जाए, मान लो कि जल ही क्यों ना दे दिया जाए, तो और जल है और चीनी है, ठीक है, दोनों को मिला रहे, तो मान लो कि जल का पूछ दिया उन्होंने, तो हमने उसको लिखा हमने किससे, यक्स से डब्लू वाटर। और ये हुआ जिसके बारे में पूछा जाए उसके मोलों की संख्या लिखेंगे ऊपर और टोटल मोलों की संख्या को लिखेंगे हम लोग नीचे। ठीक, तो इसे मोल अंश कहते हैं। तो मोल अंश किसे कहते हैं, जिसके मोलों की संख्या पूछ दिया जाए। मतलब हम लोग कहेंगे किसी भी अवयव की जो मोलों की संख्या है और उसके कुल मोलों की संख्या है, किसी अवयव की मोलों की संख्या और उसके कुल अवयवों की मोलों की संख्या के अनुपात को, बटे का मतलब अनुपात, अनुपात को मोल अंश कहते हैं। किसी अवयव के मोलों की संख्या और टोटल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है मोलरता किसे कहते हैं।
तो हेडिंग क्या डालोगे? पहले डालोगे मोल अंश और इसके बाद हेडिंग डालोगे मोलरता। लर में लीटर, ध्यान रखना, लर में लीटर और लल में किलोग्राम। तो अगर हम लोग 1 लीटर बिलियन में, हम लोग कहेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर बिलियन लेंगे, उसमें जो भी घोलेंगे, उसमें जो उस विलेय पदार्थ जिसको घोलेंगे उस विलेय पदार्थ की जो मोलों की संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे के गा में पूछा हमसे लैंथेनाइड आंकोचन क्या है, लैंथेनाइड आंकोचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या डालोगे? उत्तर लिखोगे दो और गा। क्या लिखोगे? उत्तर दो और गा। ये हो गया लैंथेनाइड आंकोचन। हाँ, लैंथेनाइड आंकोचन। तो सबसे पहले आप लोग 2 श्रेणी पढ़ चुके हो ना, एक लैंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, एक लैंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड La से, एक्टिनाइड Ac से। मतलब समझना, क्वेश्चन में ये है कि लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड आंकोचन क्या है और इन लैंथेनाइड आंकोचन क्या है। तो सबसे पहली बात तो लैंथेनाइड आंकोचन क्या है समझना कि जो लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक के तत्वों की जो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में जो समग्र ह्रास, इसी को लैंथेनाइड आंकोचन कहते हैं। मतलब हम लोग कहेंगे हमारे पास लैंथेनाइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक जाती है? वो लैंथेनाइड से लेकर लुटेशियम तक जाती है और उसमें जो भी हम लोग कहेंगे कि उनके आयनिक त्रिज्याओं में जो भी कमी होती है, आयनिक त्रिज्याओं के जो समग्र में जो भी कमी आती है उसे हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड आंकोचन। मतलब लैंथेनाइड श्रेणी में हम लोग जो है लैंथेनम से लुटेशियम तक जाते हैं, उनकी त्रिज्याओं में जो कमी आती है उसे लैंथेनाइड आंकोचन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि इसी आगे, मतलब इन्होंने पूछा है FeNH3 का वोल्टाइज Cn के ज्यामितीय अवयवों की संरचना आप लोग दीजिए। चलो एक काम करते हैं, पहले आप लोग एक काम करो, इतने को जो है अगर शॉर्ट करना चाहो तो कर लो, इतने को हम रेस करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करा देते हैं। हम लोग करेंगे दूसरे के घा को। ठीक दूसरे में घा में क्या है कि ज्यामितीय समयवों की संरचना दर्शाइए। मतलब इसकी संरचना को हम लोग दर्शाएंगे तो लिखेंगे उत्तर दो और घा। लिखेंगे उत्तर दो और उसके घा को करेंगे जो हमारे पास दिया गया है Fe। ठीक, Fe, फिर NH3 का वोल्टाइज और Cn4 फिर है माइनस कि ज्यामितीय संरचना। देखो ज्यामितीय संरचना में सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं समपक्ष और एक बनाते हैं विपक्ष। मतलब समझना इसको, समपक्ष और विपक्ष कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात तो है केंद्रीय परमाणु कौन है? Fe है। तो सबसे पहले हम लोग Fe को लिखेंगे। Fe क्या है? केंद्रीय परमाणु। टोटल कितने लिगेंड है? 2 और 4 6। हमारे पास इसमें देख सकते हैं टोटल 6 लिगेंड है। तो एक लिगेंड यहाँ दर्शा देंगे, 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 एक यहाँ दर्शा देंगे और एक यहाँ दर्शा देंगे। काम करते हैं, चारों ऐसे दर्शाओ 4, तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट बनेंगे। ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। पहले हम लोग बनाते हैं समपक्ष समयवी। समपक्ष, ठीक, समावयवी। समपक्ष किसे कहते हैं? समपक्ष जो है
हम लोग एक समान बनाएंगे। और विपक्ष किसे कहते हैं, उसके विपरीत बनाते हैं। मतलब Fe क्या है, Fe जो है केंद्रीय परमाणु है और 6 इसके लिगेंड है। अब देखो समपक्ष, समपक्ष में हम लोग सबसे पहले NH3 की बात करते हैं। NH3 कितने बार है, 2 बार है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे NH3, यहाँ लिखेंगे NH3, समपक्ष में बराबर चलेंगे। अब Cn का नंबर लगा हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे Cn, ठीक, Cn, और इसके बाद Cn, और इसके बाद C और N, ठीक है। ये तो हुआ हमारे पास समपक्ष। ये क्या हुआ हमारे पास, ये जो हुआ ये हुआ हमारे पास समपक्ष, ठीक। हाँ, अब आ जाओ किसके लिए, विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए अगर हम लोग NH3 को, एक NH3 को यहाँ दर्शाएंगे तो उसके विपरीत में भी एक और NH3 दर्शाएंगे, तो इसके विपरीत में दर्शाएंगे NH3। यहाँ Cn दर्शाएंगे तो इसके विपरीत में भी हम लोग Cn को दर्शाएंगे। यहाँ अगर हम लोग Cn दर्शाएंगे तो इसके विपरीत में हम लोग Cn दर्शाएंगे, ठीक। ये हुआ विपक्ष समावयवी, विपक्ष समावयवी, ठीक। ये होगा विपक्ष समावयवी। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, दूसरे के सभी पार्ट्स को कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 3 का का करेंगे हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 के काम में है CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समयवों को पहचानिए। जो मोनोक्लोरो संरचनात्मक जो समयावी है, समावयवी है, इसे ही हम लोग पहचानेंगे। मतलब हम लोग लिखेंगे उत्तर 3 और का, तो लिखेंगे उत्तर 3 और का, उत्तर 3 लिखेंगे, का लिखेंगे। 3 के काम में है CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। ये है CH3 CH2 CH2 CH3। इन्होंने क्या कहा कि मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले, मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले संभावित मोनोक्लोरो की जो संरचना है, मोनोक्लोरो की, उसे ही हम लोग बनाएंगे। तो मोनो के लिए एक होना चाहिए। सबसे पहले समझना, हम लोग कहेंगे कि इससे जो है हमें टोटल कितने मोनोक्लोरो मिलेंगे। सबसे पहले CH3 को CH3 लिखेंगे, फिर CH, यहाँ पर समझना CH लिखेंगे हम लोग, मतलब हम लोग जो है इसमें क्लोरीन को जोड़ेंगे और क्लोरीन एक पर जोड़ेंगे, कार्बन एक पर क्लोरीन जोड़ेंगे, कार्बन एक पर क्लोरीन जोड़ेंगे। मतलब क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ी हो वो मात्र एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, वो उसे मोनो कहेंगे। क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ी हो वो अगर 2 कार्बन से जुड़ जाए तो उसे हम लोग डाइक्लोरो कहते हैं। मतलब समझना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे CH, भाई क्लोरीन जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन कमी आ जाएगी ना, CH CH2, ठीक, CH2 और Cl, और एक जो CH3 है इसमें हम लोग बना दे रहे हैं CH3। अब यहाँ से हम लोग जहाँ पर समूह 5 हो वहाँ से गिनते हैं। क्लोरीन इस कार्बन पर जुड़ी हुई है, ये कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 4, ठीक है। अब समझना, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कहेंगे, इसे कहेंगे एक क्लोरो, एक क्लोरो, ठीक है। टोटल हम लोग 4 मोनोक्लोरो समयावी प्राप्त करते हैं। हम लोग कहेंगे कुल 4 समयावी प्राप्त होते हैं। ये हुआ नंबर 1।
नंबर 2 को समझना। नंबर 2 को समझना, जैसे हम लोग लिखेंगे CH3, ठीक, CH3, यहाँ तो जोड़ा हमने CH3, यहाँ जोड़ दो Cl। अब Cl का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन इस कार्बन से। अब एक चीज यहाँ पर अगर Cl जोड़ दे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लोरीन जो है मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कार्बन की गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4। क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ी है, वो एक कार्बन के साथ है कि नहीं है, बाकी इसे डाइक्लोरो कहेंगे, इसे डाइक्लोरो कह सकते हैं। क्यों, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इसको डाइक्लोरो हम लोग 2 डिग्री क्लोरो में कहेंगे। लेकिन यहाँ पर मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले संभावित मोनोक्लोरो की जो समयावधि है उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये क्लोरीन नंबर 1 पर है। इसीलिए मतलब समझना फिर से एक बार, तीसरे नंबर से हम लोग लिखेंगे CH3, ठीक है, CH3, C इसके नीचे तो CH3 है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे CH2, और इसके बाद CH3, यहाँ पर Cl दर्शा रहे हैं। अब समूह यही तो 5 है, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 कार्बन, क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, ये कार्बन नंबर 1 पर है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है मुक्त मूलक क्लोरीन है, और ये मोनोक्लोरीन संरचनात्मक। और 4 नंबर हम लोग प्राप्त करते हैं CH3CH, CH3CH, इसके साथ CH3, यहाँ Cl जोड़ दो, और ये हुआ हमारे पास CH2, और ये CH3, यहाँ पर 1 2 3 4। क्लोरीन जिस कार्बन के साथ है वो कार्बन नंबर 1 के साथ है कि नहीं है, तो कार्बन नंबर 1 के साथ है, तो हम लोग कहेंगे ये भी जो है मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी जो मोनोक्लोरो संरचनात्मक है, जो संरचनात्मक हैं उसके समयब है ये। बाकी डिग्री की बात करोगे तो यहाँ पर क्लोरीन की जो ये डिग्री की बात करोगे, ये 2 डिग्री पर है, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 द्वितीयक कहोगे इसको भी, ये भी 2 डिग्री है, इसको भी द्वितीयक कहोगे 2 डिग्री है, ये प्राथमिक कहोगे ये 1 डिग्री है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन जिस कार्बन है हो वो कार्बन नंबर 1 पर हो, ये इनका कहना है। देखो तीसरे कहा के बाद इसीलिए कहते हैं कि अनसॉल्व को जरूर हल कीजिए, नए नए क्वेश्चन मिलते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर तीसरे खा करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे उत्तर 3 और खा, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, इसका कारण सहित समझाइए। तो लिखोगे आप लोग उत्तर 3 और खा, तीसरे के खा, फिनॉल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। फिनॉल जो है वो क्या करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। ये इनको कारण बताओ। एथेनॉल जो है क्या होता है, उदासीन होता है। तो इनका कहना है फिनॉल बेंजीन रिंग के साथ अगर हम लोग OH लेते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो उसे हम लोग फिनॉल कहते हैं, और फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो आपको बता दें, जैसे मान लो फिनॉल किसे कहते हैं, फिनॉल ये हुआ बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ OH का होना, इसी क्या कहते हैं, फिनॉल। फिनॉल क्या करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि फिनॉल की क्रिया अगर हम लोग जल से करते हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि रिवर्स रिएक्शन में यहाँ पर O को, मतलब यहाँ से ये तो फिनॉल है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इसका जो OH है वो आयन में टूट कर यहाँ बना OH ऋणायन, और प्लस ये बना हाइड्रोनियम आयन। क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। तो इस कारण से
अगर फिनॉल की अभिक्रिया फिनॉल का जल अपघटन करते हैं, यानी हम लोग कहेंगे ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी फिनॉल की अभिक्रिया अगर जल से कराते हैं, इनका हम लोग आयनीकरण कर जल के साथ क्रिया करवाते हैं, फिनॉल बहुत जल्दी H आयन को मुक्त कर देता है, एक प्रोटॉन को मुक्त कर देता है। मतलब फिनॉल अम्लीय गुण इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि फिनॉल को जब भी हम लोग स्थायीकरण के कारण, मतलब इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, फिनॉल को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनॉल बहुत जल्दी एक हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देता है। ठीक है, एक हम लोग प्रोटॉन को मुक्त कर देता है कह सकते हैं, जिसके कारण फिनॉल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। किंतु जो एथेनॉल है वो जलीय विलयन में H आयन नहीं देने के कारण इसे लगभग उदासीन होता है। फिर से एक बार सिंपल परिभाषा बना सकते हो। फिनॉल जलीय आयन में H धन आयन देता है, इसीलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। एथेनॉल जलीय विलयन में H आयन नहीं दे पाता है, इसीलिए वो उदासीन गुण प्रदर्शित करता है। लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, परिभाषा को हमेशा बनाना सीखो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे गा में करेंगे। तीसरे गा में है एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर और एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में अंतर। तो देखो, अंतर को हमेशा आप लोग अंतर लगभग पूछे ही जाते हैं, तो अंतर को जरूर तैयार रखना आप लोग। इन्होंने क्या पूछा हमसे, इन्होंने पूछा है कि बेंजिल जो हमारे पास एसिड एल्डिहाइड है और एसीटोन है, इसमें क्या अंतर है। ठीक, इसमें क्या अंतर है, तो आपको बता दें सबसे पहले जो इन दोनों में ये अंतर है। जैसे आपको बता दें एल्डिहाइड जो है, जैसे एसीटोफिनॉन है, एसीटोफिनॉन आइडोफार्म परीक्षण देता है। एसीटोफिनॉन क्या देता है, आइडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि बेंजल्डिहाइड ऐसा नहीं करता है। तो ये जो है इनमें अंतर है। ठीक है, ये क्या है, इसमें अंतर है। और इसके बाद देखो, इसके बाद जो आपके बता दें कि एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में अंतर ये है कि एसीटोफिनॉन जो है ये आइडोफार्म परीक्षण देता है, अभी बता चुके आपको। जो एसीटोफिनॉन है ये आइडोफार्म परीक्षण देता है, और जो बेंजिनोफिनॉन है यानी बेंजल्डिहाइड जो है या एसिटल्डिहाइड जो है, ये आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। बस यही दोनों में अंतर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे हमसे पूछा है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, समझाइए। तीसरे का घा। ठीक, तीसरे घा में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों में क्या अंतर है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों में क्या अंतर है, इन्होंने ये पूछा है। तो सबसे पहली बात तो है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो, और न्यूक्लियोटाइड आपको बता दें, जो विषम चक्री कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी विषम चक्री क्षारक, जैसे प्यूरीन हो अथवा पिरिमिडीन हो तथा शर्करा हो, पेंटोज के युग्मज से न्यूक्लियोसाइड के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। मतलब सिंपल तरीके से इन्होंने पूछा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, तो आप लोग कह सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड के संयोजन से जब न्यूक्लियोसाइड जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमसे इन्होंने पूछा है बिलियन को, 4 मक्का बिलियन को परिभाषित कीजिए, किसी बिलियन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। बिलियन किसे कहते हैं, बिले और बिलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं, जिसमें हम लोग बिले को
और विलायक को मिलाते हैं। विलेय कम मात्रा में लेते हैं, विलायक अधिक मात्रा में लेते हैं। जो घुल जाए उसे विलेय कहते हैं और जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं। इनके मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। किसी विलयन की सांद्रता को हम लोग कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इन्होंने पूछा है। तो देखो, विलयन की सांद्रता को हम लोग कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं? सांद्रता, तनुता, सब आप लोग पढ़ा चुके हैं, आई होप। अच्छा, सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन के गाढ़ापन को सांद्रता कहते हैं और विलयन के हल्केपन को तनुता कहते हैं, है ना? तो इन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 खा में, किसी वैद्युत अपघट्ट की विलयन की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। चालकता और मोलर चालकता दोनों की परिभाषा दोगे आप लोग, ठीक? इन्होंने पूछा है विलयन की चालकता और मोलर चालकता, इसे बताइए आप लोग। तो सबसे पहली बात तो चालकता किसे कहते हैं? विलयन की चालकता और मोलर चालकता इन्होंने पूछा है, ठीक है? तो चालकता किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और इसके बाद इन्होंने पूछा है मोलर चालकता। तो जैसे आपको अगर हम बता दें कि एक से बताते हैं, जैसे एक मोलर वैद्युत अपघट्ट या उत्पन्न आयनों के द्वारा जो चालकता उत्पन्न होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से हम लोग दर्शाते हैं। मतलब मोलर चालकता किसे कहते हैं? जैसे मान लो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को तो हम लोग चालकता कहते हैं और इसे हम लोग कप्पा से दर्शाएंगे। कप्पा बराबर 1/r भी कह सकते हैं हम लोग, हाँ? या जी से दर्शाना, जी बराबर 1/r से लिखना आप लोग, ठीक है? लेकिन यदि हम किसी वैद्युत अपघट्ट को, कोई वैद्युत अपघट्ट हो, वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? नमक का जलीय विलयन। ऐसे किसी वैद्युत अपघट्ट को हम लोग क्या करते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर बर्तन वाले आयतन में लेते हैं। लेने पर अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड की जो दूरी हो 1 सेंटीमीटर पर हो तो इसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब फिर से एक बार समझो, नहीं समझ में आया ना? जैसे मान लो कि कोई वैद्युत अपघट्ट ले लो, नमक का जलीय विलयन ले लो, नमक ले लो, पानी ले लो। नमक का जलीय विलयन में हम लोग क्या करेंगे कि किसी बर्तन में लेते हैं, कोई बर्तन हो उस बर्तन में लेंगे और उसमें इलेक्ट्रोड डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोड डाल देंगे। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर 1-1 सेंटीमीटर हो तो उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है? और इसके बाद देखो क्वेश्चन में हमसे इन्होंने ये भी पूछा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास दे दी गई है और समय इन्होंने पूछा है। देखो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसे ही देखो, ठीक? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? यदि अभिक्रिया का जो वेग है उसकी सांद्रता की घातों पर निर्भर होता है। यदि अभिक्रिया के वेग की सांद्रता की घात 1 हो तो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के वेग की सांद्रता की घात अगर 0 हो तो शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की सांद्रता की घात अगर 2 हो तो उसे हम लोग द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व किससे करने जा रहे हैं? चौथे के गा को। तो लिखेंगे उत्तर 4 और गा, उत्तर 4 और उसके गा को सॉल्व करेंगे। क्या क्या मान है उसी को पहले लिखेंगे हम लोग। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स है। प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग आर नॉट दर्शाएंगे। तो जो आर नॉट है ये है 0.6 मोल और लीटर इनवर्स। इसके बाद है से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में मतलब हम लोग कहेंगे कि R1 जो है कितने में? 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट, तो T बराबर हम लोग कहेंगे कि 5 मिनट। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मतलब R2 है 0.3 मोल लीटर इनवर्स है। तो कितना समय लगेगा? तो
कितना समय लगेगा, तो एक काम करते हैं, इसे जो है T1 मान लेते हैं, ठीक, और उसे T2 हम लोग मान लेते हैं। T2 जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो है प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि के लिए ही सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हम लोग कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, मतलब स्थिरांक के बराबर ये होता है 2.303 बटे टी और लॉग R0 बटे आर। ठीक, यहाँ पर समझना कि हम लोग मान रख देंगे के बराबर 2.303 बटे टी। टी का मान क्या है हमारे पास 5 मिनट। लॉग, अब यहाँ पर लॉग एक है 0.6 और एक है हमारे पास 0.4, तो 0.6 बटे 0.4 दशमलव कैंसिल, ये आधा 3 और ये आधा 2। इसमें लॉग m बटे n का फार्मूला लगा देंगे। एक फार्मूले से आप लोग परिचित करा देते हैं आपको कि लॉग m बटे n का फार्मूला होता है, जैसे मान लो कि लॉग m बटे n, ये फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर 2.303 बटे 5 लॉग, ये लिखेंगे 3 माइनस लॉग 2। तो एग्ज़ाम में आपके पास 2.303 बटे 5, एग्ज़ाम में आपके पास लॉग 3 के मान और लॉग 2 के मान दोनों मान दे दिए जाएंगे। ठीक है, लॉग 3 का मान हो और चाहे लॉग 2 का मान हो, दोनों ही आपके पास दे दिए जाएंगे। अब एक काम करते हैं, लॉग 3 का मान होता है 0.30, नहीं लॉग 2 का मान, एक काम करते हैं इसे बाद में रखते हैं। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं कि अभी दूसरे को भी लगा लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। फिर के बराबर फार्मूला दोबारा लगाएंगे, पुनः समझना, के बराबर 2.303 बटे टी का मान क्या है आपकी बार 2/3 है, इसके बाद T2 और लॉग 0.6, तो 0.6 लिखेंगे बटे अब की बार है R2, ये 0.3, ये कैंसिल, 3 दूनी 6। ठीक, तो ये हुआ के बराबर, तो ये भी के का मान है और ये भी के ही तो मान है, तो इन दोनों मानों को, ये भी के का ही तो मान है, तो इन दोनों मानों को बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2.303 बटे 5 और लॉग 3 माइनस लॉग 2 बराबर 2.303 बटे T2 और लॉग 2। ठीक, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, इससे ये हुआ कैंसिल। अब हम लोग क्या करते हैं, मान को रखते हैं, तो ये आया हमारे पास 1/5। लॉग 3 का जो मान है 0.4771 और ये -0.3010 और बराबर 1/T2 और ये हुआ 0.3010। अब इसे इसके गुणा में पहुंचा दो, इसे इसके गुणा में पहुंचा दो, तो T2 इंटू, घटाओ इन्हें, ये बचा 1, 7 से 1 घटाओगे 6, 7 से 7, 4 से 1, 0 इतना। ठीक, बराबर ये हुआ 5 से गुणा कर दो, 0, 5 एकम 5, फिर 0, 5 तिया 15, इसे बटे में ले जाओ, तो T2 बराबर 1.5050 बटे 0.1761, इससे भाग कर दो। जब भाग कर देंगे तो दशमलव काट के जब भाग कर देंगे, समथिंग हमारे पास आ जाएगा 8.55 मिनट। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, जो 4 का जो घा नंबर है, चलो घा नंबर को देखो, इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो।
तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं चौथे के कौन सा, चौथे के घा को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर टू पॉजिटिव अपचायक है जबकि Mn टू पॉजिटिव एक ऑक्सीकारक है। ठीक, अपचायक और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना, तो इन्होंने क्या कहा कि F टू पॉजिटिव अपचायक है जबकि Mn टू पॉजिटिव ऑक्सीकारक है। यानी या फिर टू पॉजिटिव जो है आयन एक अपचायक है, क्योंकि इसका जो जब भी विन्यास करोगे तो विन्यास इसका क्या निकलता है आपके पास, D⁴ यानी D4। D⁴ मतलब D4 से D3 में परिवर्तित होता है। ये जो Fe टू पॉजिटिव है या फिर टू पॉजिटिव अपचायक इसलिए है जब इसका विन्यास निकालते हैं तो D4 से D3 में ये परिवर्तित होता है, जिसमें जो अर्धभरित स्तर होता है इसीलिए ये क्या होता है, अपचायक होता है। जबकि Mn जो है ये टू पॉजिटिव ऑक्सीकारक इसलिए है क्योंकि Mn3 पॉजिटिव से ये टू पॉजिटिव में परिवर्तन में अर्धभरित यानी D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। इसीलिए Mn जो टू पॉजिटिव है ये ऑक्सीकारक होता है। फिर से एक बार समझना, जैसे मान लो कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यह अर्धभरित कक्षक है, तब भी यह स्थायित्व है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरते नहीं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगर 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो यह अर्धभरित कक्षक है, तब भी ये स्थायित्व है। तब भी क्या है, ये स्थायित्व है। अगर हम लोग पी में 6 भरते हैं और 3 भरते तब भी ये स्थायित्व है। और मतलब समझना, जैसे चौथे का कौन सा है, चलो ये समझना पहले। जैसे हम लोग ये लेते हैं डी की कक्षक, ठीक, डी में कक्षक है। मान लो कि डी के पास 9 है तो इसकी 5 कक्षाएं होती है, 1 2 3 4। 9 कैसे भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, ठीक। 6 7 8 9, ये स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एक कक्षा खाली है जो कि कंप्लीट नहीं है। और इसी डी को अगर 5 कर देते हैं तो इसकी कितनी कक्षाएं हो जाएगी, इसी कक्षाएं तो 5 ही रहेगी ना। 1 2 3 4, एक इसमें देंगे, एक इसमें देंगे, एक इसमें देंगे, एक इसमें देंगे, सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी कक्षाएं संतुष्ट है, अर्धभरित कक्षक है, इसलिए स्थायित्व है। और ये स्थायित्व नहीं है, सब में 2-2 है तो भाई साहब इसे भी 2-2, इसे भी 2 दे। अगर इसे 2 नहीं देते हैं तो ये कक्षा होगी नाराज, जिससे हम लोग कहेंगे कि ये स्थायित्व नहीं है। जो नाराज है तो उसकी दोस्ती अगर टूटेगी तो ग्रुप छोड़ के भागेगा वो, है कि नहीं। तो फिर इसीलिए ये स्थायित्व नहीं होते हैं। तो अर्धभरित कक्षक भी स्थायित्व होते हैं। तो जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है ना, Fe2 पॉजिटिव वो D4 से परिवर्तन होता है, Fe2 पॉजिटिव। जो Fe2 पॉजिटिव है ये D4 से ट्रांसफर होता है D3 में। और जो Mn2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव की बात करो तो ये D4 से ट्रांसफर होता है D5 में। D5 का मतलब क्या हुआ है, ये स्थायित्व में है। किस में है, ये स्थायित्व में है। और ये स्थायित्व में नहीं है, इसीलिए ये अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये ऑक्सीकारक है। इसके बाद चौथे का कौन सा, ये घा है ना, तो चौथे का घा है, ये लिखना उत्तर 4 और घा, उत्तर 4 और घा। इसके बाद देखो इसी में इन्होंने पूछा है कि स्कैंडियम Z=21 का संक्रमण तत्व है किंतु Zn यानी Z=30 नहीं है, क्यों? अच्छा, स्कैंडियम संक्रमण है, ठीक, किंतु Zn नहीं है, ऐसा क्यों है? Zn का 30 परमाणु क्रमांक है और वो संक्रमण में नहीं है, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहली बात तो है स्कैंडियम का क्या होता है, 21। स्कैंडियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 21, तो निकालोगे तो 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6, ये हुआ 10, ठीक, 3p6। अब हमारे पास क्या जाएगा, 4s2 3d, चलो यहीं पे भर दो 3d, क्रम से भर देते हैं 3d, और फिर 4s, 4s पे तो 2 दोगे, तो ये हुआ 10, 10 20 और ये 21, डी पे हम लोग क्या देंगे, 1 देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग, इन्होंने कहा है कि स्कैंडियम 21 तत्व, देखो इसके जो मूल हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखो 3 में, भाई डी में कितनी कक्षाएं होती है, 5 कक्षाएं होती है, यहाँ पर हम लोग 3d क्या भर रहे हैं, 1 भर रहे हैं, और ये पूर्ण है कि अपूर्ण है, तो हम लोग कहेंगे ये अपूर्ण है। ये स्थायित्व में है कि नहीं है, तो स्थायित्व में नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये स्थायित्व में नहीं है। ये अपूर्ण होने के कारण ये संक्रमण तत्व कहते हैं, बस इसी अपूर्णता के कारण ये क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि Zn का 30 है, Zn का 30 है, तो हम लोग कहेंगे कि जिंक का जो है वो क्या है, 30 है, तो 30 कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ समझना, ये हुआ हमारे पास 10 10 20, बाकी 10 30, ये जो कक्षाएं है ये कंप्लीट है, ये पूर्ण है, ठीक है, ये क्या है, पूर्ण है, स्थायित्व कक्षा है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से स्कैंडियम की डी कक्षा अपूर्ण होने के कारण भाई 5 इलेक्ट्रॉन हो, या समझना अपूर्ण पूर्ण आपको समझाते हैं, पी में या तो 6 हो या तो 3 हो तो ये पूर्ण, ठीक, यश में या तो 1 हो या तो 2 हो तो पूर्ण, डी में 5 हो या 10 हो तो पूर्ण, और यफ में 7 हो या 14 हो तो पूर्ण, ठीक। अब यहाँ पर स्कैंडियम की जो डी कक्षक है ये अपूर्ण होने के कारण ये संक्रमण तत्व है, और ये पूर्ण होने के कारण ये संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, भाई एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, आना चाहिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं, अपूर्ण है तो ये संक्रमण है, भर नहीं सकते हैं, पूर्ण है, इसीलिए ये संक्रमक तत्व नहीं है, ठीक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास चौथे का इसी में है, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो क्रिया की दर को बढ़ा दे, किसकी दर को बढ़ा दे, क्रिया की दर को बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, ठीक। तो क्वेश्चन ही क्या है, क्वेश्चन ही है इसमें कि जो संक्रमण धातुएं हैं और उनके चाहे यौगिक हो चाहे धातुएं उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो संक्रमण धातु और उनके यौगिक उत्प्रेरण क्रिया के लिए जाने जाते हैं, आप लोग भली बात जानते हो, उत्प्रेरण क्रिया के लिए ये जाने ही जाते हैं, और यह गुण विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण जैसे बेंडियम वैनेडियम स्पर्श प्रक्रम निकेल हाइड्रोजनीकरण आदि इन ठोस अवस्था में अधिशोषण व ऑक्सीकरण के मध्य अधिशोषण होने के कारण उत्प्रेरण होता है। मतलब ये जो संक्रमण धातुएं होती है ना, चाहे आप लोग वैनेडियम के बारे में बात करो और चाहे निकिल के बारे में बात करो, ये सारी की सारी धातुएं जो है ये उत्प्रेरण के लिए ही जाने जाते हैं। निकिल हो, वैनेडियम हो, ठीक है, प्लेटिनम हो, ये सब हम लोग उत्प्रेरक के रूप में कार्य करवाते हैं, इनसे उत्तम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करवाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है चाहे अधिशोषण हो चाहे ऑक्सीकरण हो, इसमें जो है बहुत अच्छी तरह कार्य करते हैं, इसीलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवें का में है Cu सॉलिड है, HCl में नहीं घुलता है, क्यों। अब देखो जो Cu है ये HCl में नहीं घुलता है, ऐसा क्यों।
तो Cu का मतलब क्या है? कापर। कापर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं घुलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कापर की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन, कापर जो है वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। इसका अभिप्राय यह है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ये कम क्रियाशील है, अतः HCl के अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता है और कॉपर HCl में नहीं घुलता है। तो अगर पूछ दिया जाए कॉपर और हाइड्रोजन में अधिक क्रियाशील कौन है, तो हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो जब कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को मिलाएंगे तो कॉपर जो है वो विस्थापित कर ही नहीं पाएगा, उसको विस्थापित नहीं कर सकता। किसे? Cl को। Cl को हटाना है और वहां पर जाके कॉपर का काम होता है Cl को हटाना, लेकिन हाइड्रोजन वहां पर है, मौजूद है, और हाइड्रोजन जो है कॉपर से पावरशील है, शक्तिशाली है, तो हाइड्रोजन उसे हटाने देगा नहीं, उसे कॉपर को। ठीक है, तो फिर क्रिया होगी नहीं। जब क्रिया होगी नहीं तो कॉपर घुलेगा नहीं उसमें। तो कॉपर क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, कॉपर Cl को विस्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पाती है, कॉपर नहीं घुलता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में है, पूछा गया क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सहित समझाइए। कॉपर को हम लोग जिंक के पात्र में रख सकते हैं या नहीं, इन्होंने ये पूछा है। तो देखो, कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, जिंक से भी कम क्रियाशील होता है, अतः जिंक कॉपर को इसके लवण के विलयन में प्रतिस्थापित करता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक पात्र में रखते हैं तब कॉपर जिंक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन को नहीं रख सकते हैं। फिर से दोबारा समझो, कॉपर, क्या क्वेश्चन है? कॉपर सल्फेट का विलयन जिंक के पात्र में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर सल्फेट से सल्फेट को जिंक विस्थापित कर देगा, अभिक्रिया हो जाएगी, लवण बनेगा वहां पर, तो अभिक्रिया हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं जिंक के पात्र में, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से। कॉपर के पास जो सल्फेट है, जिंक उसको कर देगा विस्थापित, उसमें होगी अभिक्रिया। जब अभिक्रिया होंगे तो लवण बनेंगे उसमें से, और इसलिए हम लोग नहीं रख सकते इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में का खा में है, सक्रियता ऊर्जा क्या है? 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक ये है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो लिखते हैं हम लोग उत्तर नंबर 5 और खा। तो क्या लिखेंगे? उत्तर 5 और खा। 5 में खा में जो है पहले वही लिखेंगे हम लोग। हमारे पास है 600 केल्विन ताप, तो हम लोग कहेंगे कि ताप ये T1 बराबर ये हुआ 600 केल्विन, और इसके बाद है एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक को लिखेंगे K से, तो K बराबर ये हुआ 1.6010 की घात -5 सेकंड इनवर्स। फिर ताप 700 केल्विन, तो T2 बराबर हम लोग कहेंगे कि 700 केल्विन, और इसके बाद K2 जो है हमसे इन्होंने पूछा है, मतलब ये K1 है। इन्होंने कहा वेग स्थिरांक, ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, वेग स्थिरांक K2। और सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा को हम लोग किस लिखेंगे? तो हम लोग कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को लिखेंगे हम लोग EA बराबर 209 ठीक किलो जूल, फिर मोल इनवर्स या कर सकते हो या मोल प्रति मोल कर सकते हो, ये दिया गया है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा है एथिल आयोडाइड।
एथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है? एथिल के लिए फार्मूला होता है C2H5, आयोडाइड के लिए I। एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया पर, मतलब अभिक्रिया इस प्रकार से है कि जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान ये होगा C2H4 प्लस 4H आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे आर्हेनियस समीकरण से। ठीक है, ये होता है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है? लॉग K2/K1 बराबर सक्रियण ऊर्जा EA बटे 2.303 R, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग T2 माइनस T1 बटे T2 T1, या 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक, बस केवल वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर। हाँ, केवल हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू को ही रखेंगे। तो लॉग को तो लॉग रखेंगे। K2 का मान क्या है हमारे पास? K2 का मान हमें ज्ञात नहीं है। K1 का मान क्या है? K1 का मान है 1.6 इंटू 10 की घात -5। EA का मान क्या है? 209 बटे 2.303। R जो है ये रिडबर्ग नेतांक है। R का निश्चित मान ही होता है 8.314। ठीक, ये R का निश्चित मान है। ठीक है, ये किलो जूल है, 10 की घात 3 में कन्वर्ट किया हमने यहाँ पर। इसे जो है 209 इंटू 10 की घात 3 जूल मोल इन्वर्स कर सकते इसे। हाँ हाँ, अब हमारे पास T2 का मान क्या है? T2 का मान है हमारे पास 700। T1 का मान है 600 बटे 700 इंटू 600। दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात ये हुआ 6। इसे ऊपर ले जाओ। ठीक, तो ये हुआ लॉग, चलो K2 लिखो, ये हुआ 1.6 10 की घात -5। यहाँ पर 209 इंटू ये घटा दोगे तो ये हमारे पास 100 इंटू गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 10 की घात 9 बटे 203। 2303 और 814 का हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक, तो समझना, थोड़ा सा कैलकुलेटर से मदद ले लेंगे हम। तो यहाँ पर 203 नहीं 2303 इंटू 8314, ये आया 19 147 142। 19 147 और 142। ठीक, और इंटू 7×42 इंटू 10 की घात 4। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पर माइनस कर दो। ठीक, यहाँ पर माइनस कर दो। अब ये आया लॉग K2/1.6 इंटू 10 की घात -5, ये हुआ 209, और ये हुआ हमारे पास, घटाओगे 5 और 2 7, 10 की घात 7 बटे 19 147 142। ठीक, इंटू 42, चलो 42 कर लो। तो हम लोग करेंगे 19 147 142 इंटू 42। तो ये आया हमारे पास, जब गुणा कर लेंगे तो ये आया हमारे पास 804 179 964। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेंगे कि इसमें जो है भाग कर लेंगे। तो 209 और 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, भाग कर देंगे 804 179 964। तो इसमें log m/n का फार्मूला अभी बताया था ना, वही लगा देंगे। तो ये हुआ log K2 माइनस log
1.6 इंटू 10⁻⁻5, ये भाग करने पर 2.598 9, ठीक है, ये करके आया हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे 2.599 वगैरह छोड़ दो, 8 9 को 9 लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान दिया गया क्या हमारे पास लॉग वगैरह का? नहीं दिया गया इसमें, ठीक, नहीं दिया गया है। तो आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो log m की घात n के मुताबिक, जो इसे तो आगे लिख सकते हैं, m इंटू एन का फार्मूला लगा सकते हैं। log k2 को k2 लिख रहे हैं, माइनस इस पूरे का मान हम लोग लिख रहे हैं, यह जगह 4.796, माइनस इस आगे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। इसमें log m इंटू एन का फार्मूला, फिर m की घात n का फार्मूला, बराबर ये हो गया 2 हमारे पास 599, प्लस में है माइनस में कर देंगे उधर, तो ये आ जाएगा log k2 बराबर 2.599 माइनस 4.796। तो log k2 बराबर, तुम लोग कहेंगे log k2 बराबर ये हुआ हमारे पास माइनस 6, यहाँ से 16 से 7, 8 से यानी 18 से 9, 18 से 9, हाँ, फिर यहाँ बचा 6, यहाँ से 1 16, 16 से न 6, 6 से 1 दशमलव, यहाँ हमारे पास 4, 4 से 2, 2.197 ये बचा हमारे पास। अब जो है हम लोग लॉग को जब इधर भेजेंगे तो वो बनता है एंटी लॉग। तो k2 बराबर हम लोग कहेंगे एंटी लॉग माइनस 2.197। देखो एंटी लॉग का मान बुक के पीछे भी दे दिया जाता है और एग्जाम में भी दे दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो एंटी लॉग ये मान हो जाएगा हमारे पास 3 ठीक 3.803, जो कि हमारे पास ये परफेक्ट मान हो जाएगा 6.36 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये मान, दोनों मान आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम में, लॉग एंटी लॉग के मान को दे दिए जाएंगे, आप लोग इसमें बेफिक्र रहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं गा नंबर, ठीक, पाँचवें का जो गा नंबर है, गा नंबर में है जो है NiH2O6 2 पॉजिटिव बिलियन हरा है, किंतु NiCN4 2 पॉजिटिव बिलियन रंगीन है, समझाइए। देखो एक तो बिलियन हमारे पास हरा है, एक तो बिलियन हमारे पास रंगीन है, ठीक। तो समझना, इसमें इन्होंने ये पूछा है कि NiH2O6 का 2 पॉजिटिव बिलियन हरा है, किंतु NiCN का जो 2 नेगेटिव बिलियन रंगीन है, ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि जो NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव जो है और जो NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, दोनों में Ni और Ni2 पॉजिटिव के रूप में उपस्थित है ही है। दोनों में आप लोग देख सकते हो बुक में ही अनसॉल्व्ड सेट में कि दोनों में जो दाता परमाणु यानी जो केंद्रीय परमाणु है Ni है। अब लेकिन इसमें जो ये जो आपके पास Ni है और Ni2 पॉजिटिव है, इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रबल लिगेंड Cn नेगेटिव के द्वारा युग्मित हो जाते हैं। दूसरा वाला जो है NiCN4 है, ये Cn नेगेटिव द्वारा युग्मित हो जाते हैं, Cn नेगेटिव द्वारा, जबकि जो पहले वाले में H2O है, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण इसका युग्मन नहीं कर सकता है। अतः हम लोग कहेंगे डी संक्रमण, इसमें पहले वाले में डी संक्रमण होता है, जिस कारण से बिलियन हरा होता है, डी संक्रमण। दूसरे वाले में क्या होता है कि आयन कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, अतः डी संक्रमण संभव नहीं है, यह रंगीन है। मतलब आप लोग अभी पढ़ा चुके हैं, अगर कोई कक्षक खाली हो, ठीक है, कोई कक्षक खाली हो तो उसको हम लोग भर सकते हैं, तो वो हमारे पास कह सकते हो कि रंगीन है वो, ठीक है, उसे रंगीन कर सकते हैं, हरा रंग, पीले रंग, कोई भी रंग। और जो सारे कक्षाएं भरी हुई होती है तो उसे हम लोग रंग नहीं कर सकते, फिर वो कैसे होंगे? वो होंगे आपके पास रंगहीन, ठीक।
रंगहीन। तो जो NiH2O का होल 6 और 2 पॉजिटिव है, ये विलयन का हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है जो डी संक्रमण होता है, इसमें मतलब इसमें संक्रमण, इसमें खाली कक्षाएं होती है, संक्रमण होते हैं इसमें, जिस कारण से इसको रंग सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं इसका विलयन का रंग हरा होता है। जबकि जो Ni और Cn का होल 4, ये जो है ये संक्रमण में ना होने की वजह से, इसकी कोई कक्षा खाली ना होने का कारण, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित नहीं है, अतः इसमें डी संक्रमण संभव नहीं है और इसलिए इनको हम लोग रंगहीन कह सकते हैं। फिर से एक बार, जो NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो है ये दुर्बल लिगेंड है और दुर्बल लिगेंड के कारण इनमें डी कक्षाएं होती है, डी संक्रमण होते हैं, जिस कारण से इसको रंग सकते हैं, इसलिए इसका रंग जो होता है पीला होता है, हरा होता है, कह सकते हो। जबकि NiCN जो है, Cn जो है ये प्रबल लिगेंड है Cn, और इसमें डी कक्षाएं मतलब संक्रमण नहीं होती है इसमें, जिस कारण से इसको रंग नहीं सकते, इसका अर्थात ये रंगहीन है। ठीक, जिसके बाद इसी में उन्होंने पूछा है कि CrNS3 का होल 6 3 पॉजिटिव अनुचुंबकी है, जबकि सेम दो चुंबकी और प्रतिचुंबकी अनुचुंबकी का भी सिस्टम सेम है, सेम है। ठीक, तो एक काम करते हैं, चुंबकीय अनुचुंबकी अच्छा चुंबकीय, देखो इसमें लिखा है CrNS3 का होल 6 3 पॉजिटिव अनुचुंबकी है। ठीक, अनुचुंबकी है, अनुचुंबकी क्यों है? तो एक काम करते हैं, चलो इसको समझाते हैं आपको, इतने का अगर शॉर्ट करना चाहो तो आप लोग शॉर्ट कर लो इतने को। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर करेंगे 5वें के गा को। 5वें गा में है, गा के दूसरा जो है, ये तो आप लोगों को CrNS3 का होल 6 3 पॉजिटिव अनुचुंबकी है, जबकि NiCN 2 पॉजिटिव प्रतिचुंबकी है, ऐसा समझाइए। तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या लिखोगे? उत्तर देखो, 5 का जो गा है और उसका दूसरा है, तो वो लिखोगे आप लोग ऐसे, मतलब लिखोगे उत्तर 5, उत्तर 5 और गा और दूसरा। ठीक, ऐसे लिखकर फिर आंसर देना। देखो क्वेश्चन में है कि Cr जो है हमारे पास, Cr और इसके बाद NS3 का होल 6 फिर 3 पॉजिटिव, ये जो है ये अनुचुंबकी है, ये क्या है? ये अनुचुंबकी है। और NiCN का होल 4 2 पॉजिटिव, ये प्रतिचुंबकी है। ये क्या है? ये प्रतिचुंबकी है। ऐसा क्यों? ठीक, इन्होंने पूछा है ऐसा क्यों, मतलब ये जो है अनुचुंबकी है, जबकि Ni जो है ये वगैरह ये हमारे पास प्रतिचुंबकी है, ऐसा क्यों, ये समझाइए। अब एक चीज यहाँ पर आप लोग समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जैसे क्रोमियम है, ठीक, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। जब हम लोग तोड़ेंगे तो 1s2 2s2 2p6, समझते जाना, 2p6 3s2 3p6, कितना हुआ हमारे पास? अब 3d और इसके बाद 4s2, तो मतलब ये हुआ 10 10 20 और ये हुआ 3d4 3d4। और यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्रोमियम अगर 3 पॉजिटिव की बात करें, सबसे पहली बात तो है, आराम समझना, यहाँ पर हम लोग 3 की बात कर रहे हैं,
ठीक, 4 पे तो हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो पहले हम लोग यश की कक्षा लेंगे। यश में 1 कक्षा होती है, पी में 3 कक्षाएं होती हैं, ठीक, और डी में 5 कक्षाएं होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए। यश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। डी में पी में 3 कक्षाएं होती है, 3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। बट डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। एक कक्षा जो है ये खाली है, एक कक्षा जो है ये खाली है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करें, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉनों को दान दे दिया, तो बचे हमारे पास 21। 21 का मतलब हम लोग केवल डी की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3D। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 21। मतलब जब 24 है तो हम लोग यहाँ पर 4 भर रहे थे, और जब हमारे पास 21 है तो यहाँ पर हमारे पास मात्र हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर चुके हैं, तो यहाँ पर भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कक्षा है खाली, एक कक्षा है खाली, एक कक्षा है खाली, एक कक्षा है खाली। अब 4 के पास तो 4 यश है, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 3D का कहना है कि भाई तेरी कक्षा तो कंप्लीट है, फुल है, तू 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। मान लो कि 4 ने, इस यश ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। भाई 1 इलेक्ट्रॉन तभी वो दे सकता है जब उसकी कक्षा बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए। तो मान लो कि इसने इस इलेक्ट्रॉन को इसे दान दिया, तो यहाँ पर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, तब भी इसकी कक्षाएं देखो अनकंप्लीट है। और ये कंप्लीट है, देखो कक्षा या तो अर्ध भरी हुई हो, आधी भरी हुई हो, या पूरी भरी हुई हो। या तो यश में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 दे दो, 2 दे दो। पी में 6 देते हैं, 3 दो 6 दो। डी में 5 देते हैं, 10 देते हैं, 5 दो या 10 दो, तब उसको हम लोग कंप्लीट कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मित रूप में है नहीं। जैसे इसे कहते हो ये युग्मित में है, ये युग्मित में है, ठीक है, ये युग्मित है, ये युग्मित है, तो ये प्रतिचुंबकीय है। ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है। इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में है, प्रतिचुंबकीय है। कक्षाएं कंप्लीट है, प्रतिचुंबकीय है। मतलब कक्षाएं यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये भी अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब हम लोग कहेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण हम लोग कहेंगे अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकीय है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होगी वो अनुचुंबकीय होंगे, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रतिचुंबकीय होंगे। जैसे निकिल के बारे में कहा इन्होंने, किसके बारे में कहा? निकिल के बारे में, ठीक, निकिल के बारे में कहा। अगर हम लोग निकिल के बारे में, इन्होंने ये कहा है कि यह जो है ये प्रतिचुंबकीय है। एक चीज ध्यान रखना, निकिल जो है यहाँ पर 2 नेगेटिव में है, हमने पॉजिटिव लिखा है। निकिल का परमाणु क्रमांक है ये क्या है? 28। इन्हें तोड़ो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d भरेंगे, 4s2 गिनले, ठीक। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये 10 हुआ, 10 10 20 हुआ, और हम लोग डी पे 10 भरते हैं। डी पे हम लोग कितना भरते हैं? 10 भरते हैं, तो हमारे पास 8 बाकी। देखो फिर से एक बार, ये हुआ 10, और ये 10 10 20, और 10 8 28, ठीक है, 28 हो गए हैं। अब निकिल ने क्या किया? निकिल ने जो है
दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो मतलब ये हुआ हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d हम लोग कहेंगे यहाँ पर। अब की बार भाई इसकी कक्षा तो खाली भरी हुई है, तो 3d10 और 4s2। यहाँ पर हम लोग 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि Ni2 नेगेटिव में केवल डी को दर्शा रहा है। ये तो कक्षाएं भरी हुई है, ये भी भरी हुई है, डी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो 3d 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब 4s इसको बगल में दर्शा दे रहे हैं, तो देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो कंप्लीट है। देखो 3d में आपके पास 10 है, तो हम लोग कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ 6 7 8 9 10। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण सभी की सभी कक्षाएं कंप्लीट है, प्लस सभी कक्षाएं भरी हुई है। इनकी दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, फिर से एक बार समझना, इनकी कक्षाएं खाली है, यहाँ पर भी खाली है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब ये अनुचुंबकी। यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, मतलब ये क्या हुआ, प्रतिचुंबकी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है लिखने में। यहाँ पर लिखोगे यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। उपस्थिति का मतलब क्या है, उपस्थिति के कारण उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें जोड़े चाहिए, हमें चाहिए, इसलिए कक्षाएं खाली है, उपस्थित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकी है, और हम लोग कहेंगे यह है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है इसमें। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण यह है प्रतिचुंबकी है, ठीक। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो अनुचुंबकी, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकी, ठीक। मतलब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर इसके लिए नहीं, ये एक अच्छा खाली इसके लिए नहीं, इन खाली को नहीं देखेंगे हम लोग इन्हें देखेंगे कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। अयुग्मित मतलब हम लोग कहेंगे जो युग्मित ना हो, जो जोड़े के रूप में ना हो। आ का मतलब नहीं, युग्मित मतलब जोड़े, तो जोड़े के रूप में नहीं है उसे अयुग्मित कहते हैं। तो जहाँ पर अयुग्मित हो वहाँ पर अनुचुंबकी, और जहाँ पर अयुग्मित मतलब जो युग्मित हो उसे कहेंगे प्रतिचुंबकी। अब आप लोग कहोगे इसे देखकर नहीं, इन खाली कक्षाओं के लिए नहीं, इनके पास एक एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनके पास अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो क्या इसे हम लोग प्रतिचुंबकी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। यहाँ पर जोड़े जोड़े हैं, यहाँ पर खाली है, तो फिर प्रतिचुंबकी कहेंगे हम लोग, ठीक। तो ये क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिचुंबकी कह सकते हैं इसे, ठीक। तो अब देखो आगे क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में है 5वें का घ, फ्रैक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो फ्रैक्टोज का जो रासायनिक सूत्र संरचना है इस प्रकार से ही आप लोग बनाओगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्टोज ग्लूकोज की संरचना पूछ देते हैं, तो इस प्रकार से बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के का को बता रहे हैं आपको,
ठीक है। चलिए काम में है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दोगे, केवल रासायनिक समीकरण ही दोगे। इसमें एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल के तो सूत्र की जानकारी बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो सूत्र अगर आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता तो सूत्र के पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए, हम सूत्र के पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करा देंगे। एथिल ब्रोमाइड को, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, C2H5Br, जो कि ये है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला NaOC2H5 की क्रिया जब कराते हैं तो समझना यहाँ पर हम लोग ये जो C2H5 और O है, ठीक, ये O मतलब ये जो Br है और Na है, ये आपस में जुड़कर ये बनाते हैं NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। क्या बनाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। और ये जो C2H5 और OC2H5, तो दो कार्बनों के बीच O का होना उसे ईथर कहते हैं। तो C2H5 C2H5 और ये O C2H5, ये क्या बना हमारे पास, ईथर। तो जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो उससे क्या प्राप्त होती है, हमें ईथर प्राप्त करते हैं। उससे क्या प्राप्त करते हैं, ईथर। दूसरे में पूछा है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल से। क्लोरोबेंजीन को इस प्रकार से बना सकते हो या बॉन्डिंग के रूप से बना सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन जब भी नाइट्रिक अम्ल से, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, अगर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करे या सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करे तो हमेशा ध्यान रखना कि क्लोरोबेंजीन क्रिया से NO2 जो है एक बार इसके आर्थो पर जोड़ोगे, एक बार इसके पैरा पर जोड़ोगे, तो हमें दो यौगिक प्राप्त होते हैं। NO2 को हम लोग एक बार यहाँ लगाते हैं आर्थो पर, तो इसे कहेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन। एक बार NO2 को इसको पैरा में जोड़ते हैं तो इसे कहेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन। दो हम लोग क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, एक आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, एक पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। दो हम लोग बेंजीन इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल हो तब भी हम लोग एक बार SO3 को हम लोग एक बार कहाँ जोड़ेंगे, आर्थो पर, एक बार कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसे कंडीशन में बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। हाँ, इसके बाद अगर बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर दो का गुणा वगैरह करोगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस, उसको छोड़ो। यहाँ पर देखो फिर 3 नंबर में क्लोरोबेंजीन को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 308 वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, चाहे क्लोरोबेंजीन को इस प्रकार से बना लो तो C6H5Cl ऐसे बना लो, प्लस किसके साथ क्या कराएंगे, NaOH नहीं, हाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 600 केल्विन और 300 ATM वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब जब इसकी क्रिया कराते हैं, चाहे इसे इस प्रकार से बना सकते थे, ठीक है। तो ये C6H5 जो है, अब हम लोग जानते हैं कि NaCl को यहाँ से जोड़ दो तो ये बना हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, और इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बना, फिनॉल C6H5OH। इसे हम लोग बेंजीन रिंग और यहाँ OH भी दर्शा सकते थे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखो हमारे पास अभिक्रिया है कि क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। फिर से वही बात देखो, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन के दौरान एक बार सल्फोनिक अम्ल को आर्थो पर जोड़ेंगे, एक बार सल्फोनिक अम्ल को पैरा पर जोड़ेंगे। इसे कहेंगे हम लोग आर्थो सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, पैरा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, इसे कहेंगे। दो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराओ चाहे HNO3 से कराओ, हम लोग एक बार दो क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, एक आर्थो एक मेटा पे, एक आर्थो एक पैरा पे, मेटा पे नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट नंबर है एथिल क्लोराइड को जली के OH के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है C2H5Cl। एथिल क्लोराइड के OH के साथ गर्म करेंगे तो सिंपल है कि आप लोग यहाँ से ये, अच्छा ये जो बंद है ये प्लस और ये माइनस के रूप में तोड़ते हैं, ये माइनस और ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस है, तभी हम लोग जोड़ते हैं इसको, प्लस माइनस, ये भी ध्यान रखना। और ये बचा हमारे पास C2H5OH,
C2H5OH, इसको हम लोग एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, एथेनॉल भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। इतने को अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की कहा के अथवा में है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। देखो अभी हाल ही में आपको जब हमने क्या ये नहीं क्या होता है जब पढ़ा दिया आपको, उसी में बताया हमने आपको। सबसे पहली बात तो हम लोग क्लोरोबेंजीन हाइड्रोजन करेंगे, मतलब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब होता है चाहे उसकी क्रिया फ्लोरीन से कराओ, चाहे उसकी क्रिया क्लोरीन से कराओ, चाहे उसकी क्रिया आयोडीन से कराओ, ठीक, इसे हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमने एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हाइड्रोजन तत्व होते हैं हमारे पास फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन तत्व हैं। किसी भी क्रिया करवा सकते हैं। क्लोरीन की क्रिया जब हम लोग निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो अभी आपको पता है कि इसी क्लोरीन को एक बार आर्थो पर जोड़ेंगे और एक बार हम लोग पैरा पर जोड़ेंगे। ठीक, तो इसे कहेंगे हम लोग 1,2, 2 बार क्लोरीन है इसलिए डाई कहेंगे, डाई क्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसके बाद नाइट्रीकरण करेंगे। नाइट्रीकरण का मतलब होता है क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, जो कि फार्मूला HNO3 है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। सिंपल वही, NO2 को एक बार आर्थो पर जोड़ेंगे, एक बार पैरा पर जोड़ेंगे। इसे कहेंगे हम लोग एक क्लोरो 2 नाइट्रो, एक पर क्लोरो है 2 पर नाइट्रो है, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, एक पर क्लोरो है 4 पर नाइट्रो है, 1 2 3 4, 4 पर नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ये हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला ये हुआ हमारे पास। एक हम लोग सल्फोनेशन को यानी सल्फ्यूरस को हम लोग एक बार आर्थो पर जोड़ेंगे, एक बार पैरा पर जोड़ेंगे, सेम प्रोसेस वही है। ठीक, इसे कहेंगे 1 क्लोरो, ठीक, 2 सल्फ्यूरस बेंजीन, 1 क्लोरो 4 सल्फोनिक बेंजीन, 1 क्लोरो 2 सल्फोनिक बेंजीन, 1 क्लोरो 4 सल्फोनिक बेंजीन। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा IUPAC नेम बताइए। सेम IUPAC नाम हमारे पास ये हमने लिख दिया है। सबसे पहले जब IUPAC नाम को जब हम लोग लिखते हैं तो कार्बन की लंबी श्रृंखला देखते हैं। ऐसे गिनो, जहां पर समूह हो वहां से गिनेंगे हम लोग। इधर से भी 1 2 3 गिन सकते हैं, इधर से भी 1 2 3 गिन सकते हैं, क्योंकि समूह इधर भी हमारे पास देखो ये 2 पर है, इधर भी 2 पर है, तो हमने इधर से गिना क्योंकि इधर से डबल समूह है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर 1 2 3 5 कार्बन है, तो ये लंबी श्रृंखला है इसलिए इसे गिनेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 1 बार मेथिल, 2 बार मेथिल, ठीक, 3 बार मेथिल, 1 होने पर मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई। तो 3 बार मेथिल की वजह से हम लोग लिखेंगे ट्राई मेथिल। मेथिल कितने कितने पर है? मेथिल एक बार ये मेथिल 2 पर है, एक बार ये मेथिल 2 पर है, 2,2। ये मेथिल 4 पर है, 2,2 4 ट्राई मेथिल। मेथिल का काम खत्म। 5 कार्बन होने पर पेंटेन, 5 कार्बन होने पर पेंटेन। ऑल OH, OH कितने पर है? 3 पर है, तो हम लोग कहेंगे 3 ऑल। ठीक, पेंटेन 3 ऑल। अब इस पे आ जाओ। यहां पर सबसे पहली बात तो है इधर से गिनेंगे तो समूह यहां से भी हम लोग गिन सकते हैं 1 2, क्योंकि समूह इधर से भी OH समूह 1 पर है, इधर से भी OH समूह 1 पर है, दोनों तरफ से हम लोग गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इधर से लिया 1 2 3। 3 कार्बन होने पर मेथ 8 प्रोप, 3 कार्बन होने पर हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। तो ये हुआ प्रोपेन। क्या हुआ? प्रोपेन। ऑल कितने पर? देखो 1 OH 2 OH 3 OH, मतलब 1 होने पर हम लोग कहेंगे मोनो, 2 होने पर कहेंगे डाई और 3 होने पर कहेंगे ट्राई। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ? ट्राई ऑल। ऑल कितने कितने पर है? एक बार यहाँ पर 1 पर है, यहाँ पर 2 पर है और ये 3 पर है, तो हम लोग कहेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक,
अब इस पर आ जाओ, इस पर देखो, अगर हम लोग हमेशा ईथर, अगर दो कार्बनों के बीच ऑक्सीजन आ जाए तो उसे हम लोग ईथर कहते हैं। उसकी आईपीसी नाम निकालने के लिए इधर आधा कर देते हैं, इसे इधर आधा कर देते हैं। वही हमने किया यहाँ पर, समझना। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक को तो सामान्य नाम में गिनते हैं हम लोग, ठीक। तो मेथ एथ, मेथ एथ, इसे एक इसे दो लिया, मेथ एथ, तो इतने को जब गिनेंगे तो ये हुआ हमारे पास एथॉक्सी, ओ से ऑक्सी, तो एथॉक्सी। ऑक्सी कितने पर है, देखो दो पर है कि नहीं है, तो एथॉक्सी। अब ये हो गया हमारे पास, यहां से गिनते हैं अब, एक दो तीन चार, चार होने पर बस श्रृंखला को चेंज कर रहे हैं ना हम लोग। अगर इसे आप लोग कहोगे हम इसे नहीं लेंगे, इसे मेथिल लेंगे, तो मेथिल नहीं ले सकते। ऑक्सीजन ना हो तो मेथिल ले सकते थे उसे, ऑक्सीजन की वजह से इधर हम लोग आधा करेंगे, इधर आधा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ईथर है। चार कार्बन होने पर ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, तो ब्यूटेन दो, एथॉक्सी ब्यूटेन। यहां पर आ जाओ बेंजीन वाले में, बहुत सिंपल, बेंजीन रिंग OH, नाम फिनॉल, ठीक, फिनॉल। और इसके बाद यहाँ पर मेथिल एक बार, मेथिल दो बार, तो डाई मेथिल, मेथिल यहाँ पर। अब देखो फिनॉल है तो मतलब गिनती हम लोग यहाँ से करेंगे, तो ये एक पर है, ठीक, ये दो पर है, ये तीन पर है, ये चार पर है, ये पांच पर है, ये छह पर है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर OH और बेंजीन रिंग, ये तो फिनॉल है। एक मेथिल दो पर है, एक मेथिल छह पर है, तो 2,6 और दो मेथिल डाई मेथिल फिनॉल, ठीक। इस पे आ जाओ, समूह इधर से भी गिन सकते हो, समूह इधर से भी गिन सकते हो। ये एक इधर से गिनोगे तो एक दो पर है, इधर से गिनोगे एक पर, तो इधर से गिनो, एक दो तीन चार पांच, ठीक। हाँ, और सबसे पहले इधर गिनेंगे OH कितने बार है, OH एक बार है, ठीक है, OH एक बार है। तो हम लोग सबसे पहले गिनेंगे हम लोग मेथिल एक बार दो बार है, तो दो बार मेथिल है, तो हम लोग कहेंगे, समझना, डाई मेथिल। हाँ, मेथिल कितने कितने पर है, मेथिल दो पर है, मेथिल तीन पर है, तो 2,3 डाई मेथिल। बात यहां तक क्लियर है, 2,3 डाई मेथिल। अब मेथिल के बाद क्लोरो पे आ जाओ, तो हम लोग कहेंगे 4 क्लोरो, क्लोरो कितने पर है, चार पर है, 2,3 डाई मेथिल, 4 क्लोरो। अब हमारे पास मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो हम लोग कहेंगे पेंटेन, ऑल कितने पर है, एक ऑल। तो ये नाम क्या हो जाएगा, ऑल का नाम लास्ट में देते हैं ना, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, 4 क्लोरो, 2,2 2,3 डाई मेथिल, पेंटेन एक ऑल, ठीक। क्या कह सकते हैं हम लोग, इसे कहेंगे 4 क्लोरो, ठीक, 4 क्लोरो, 2,3 डाई मेथिल, पेंटेन एक ऑल। अब आप लोग यहां पर देखो, छह के खा के अथवा में है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए, मतलब रिएक्शन जो है उसे कंप्लीट करेंगे। तो एक काम करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, इतने को शॉर्ट करना चाहो आप लोग कर सकते हो। छह के खा के जो अथवा है, जो अनुमान लगाइए क्वेश्चन, मतलब अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए, उसे करेंगे। उसे देखो कैसे किया हम लोगों ने, पहले समझना, सारे रिएक्शन हमारे पास दे दिया है, केवल हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, वैसे आप लोग भी कर लेते हैं, कोई कठिन रिएक्शन नहीं है ये। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, एथिल बेंजॉक्सी है, मतलब एथॉक्सी बेंजीन है, ये एथॉक्सी बेंजीन है कि नहीं है, एथॉक्सी बेंजीन HBr। यहाँ पर जो बंद तोड़ोगे तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो इसके बंद को तोड़ोगे और इसे जो है ना C2H5Br, इसी क्रिया कराओगे तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा यहाँ पर, और इसके H और ये OH, तो ये बनेगा बेंजीन रिंग और OH। चाहे ऐसे बेंजीन बना लो तो ऐसे बेंजीन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये बना हमारे पास फिनॉल। बात सिंपल है ना, एकदम क्लियर है ना। यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है
चाहे क्लोरोबेंजीन हो या बेंजीन के साथ कुछ भी हो, अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से या HNO3 से क्रिया कराते हैं तो एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर जोड़ते हैं। मतलब समझना, हम लोग ये एथॉक्सी बेंजीन को, ये एथॉक्सी बेंजीन है, एथॉक्सी बेंजीन को जो हम लोग या तो फिर सांद्र H2SO4 के साथ या सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करवाएंगे इसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर सेम तो वही लिखेंगे। एक बार सल्फोनिक अम्ल को आर्थो पर जोड़ेंगे, एक बार सल्फोनिक अम्ल को पैरा पर जोड़ेंगे। अभी रिएक्शन में हमने H यहाँ लिखा था, H यहाँ लिखा था, आप लोग उस रिएक्शन में ना H यहाँ कर लेना, ठीक है। वैसे यहाँ लिखोगे तब भी कोई दिक्कत भी नहीं है। बात क्लियर? अगर NO2 को जोड़ोगे तो एक बार NO2 को यहाँ जोड़ोगे, एक बार NO2 को यहाँ जोड़ोगे, रिएक्शन कंप्लीट। ठीक, हाँ इस पे आ जाओ। यहाँ पर बहुत सिंपल अभिक्रिया, यहाँ पर क्या करते हैं, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन को हम लोग इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास CH3, डबल बॉन्ड इसलिए हुआ है, ये हाइड्रोजन के 2 और कार्बन के 2, 4 हो गए, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ये 2 बंद और ये 2 बंद, 4 बंद हो गए। यहाँ पर ये 3 और 1 4, एक बंद तो टूटेगा ना, तो ये हुआ हमारे पास CH3। अब इसके जो OH है भाई, H, इसके जो OH है वो जाके यहाँ पर जुड़ा इसके साथ, तो ये बना हमारे पास OH। ठीक, अब यहाँ पर CH3 CH2 CH CHO और CH3 ये जो है, यहाँ पर बहुत सिंपल, CH3 CH3 CH2 CH2। यहाँ पर फिर से वही काम किया हमने क्या किया समझना, CH3 को लिखा हमने, CH2 को लिखा हमने, यहाँ पर एक H जो है इसके एक H की क्रिया इसके साथ करवा देंगे, तो ये बना CH2, बाकी CH3 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये जो C है ये इसके साथ क्रिया हुई इसकी, और यहाँ पर ये बना OH, मतलब ये बंद टूटा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास OH। यहाँ पर इसमें आ जाओ, इसमें केवल हम लोग क्या करते हैं, इस OH के बंद को तोड़ेंगे, इस OH के बंद को तोड़ेंगे, यहाँ पर Cl जोड़ेंगे और बाहर निकलेगा हमारे पास H2O। रिएक्शन कंप्लीट। ठीक, अब आ जाओ उत्तर नंबर 7 के काम है, निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखोगे, केवल रासायनिक समीकरण को लिखोगे। ब्यूटेन एक ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेन एक ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। ब्यूटेन एक ऑल देखो है क्या नहीं है, ऑल एक पर है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 4 कार्बन हो गए, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास ब्यूटेन एक और ऑल। इसकी KMNO4 और KOH की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाते हैं, या फिर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर फिर से वही अभिक्रिया, यहाँ पर से CH2 को CH3 लिखा हमने, CH2 लिखा हमने, CH2 लिखा हमने, फिर क्या हुआ COOH। मतलब समझना, यहाँ से जो KMNO4 की बात करो या OH की बात करो, तो केवल OH को जोड़ा हमने यहाँ पर, और केवल किसे जोड़ा हमने, OH को, एक H यहाँ पर ऐड हुआ तो CH3 ये हुआ। यहाँ पर देखो ये हमारे पास इन्होंने ये कहा था ब्यूटेनैल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनैल से, तो मेथ ये हो गया, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, 4 कार्बन गए, तो ब्यूटेनैल, नैल के लिए हमारे पास CHO समूह होना चाहिए। पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट के उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, CH3H5, बस CHO जो है ये किसमें, इसके OH को ले लो, तो ये बनेगा COOH, और H की क्रिया भाई नवजात ऑक्सीजन है, तो नवजात ऑक्सीजन को भी जोड़ोगे यहाँ पर, या तो फिर इस ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो हाइड्रोजन का बंध समझना, तो C पे लिखोगे, फिर डबल O लिखोगे, फिर H लिखोगे, मतलब यही है, केवल एक O जोड़ा यहाँ पर, एक O। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर एक, भाई नवजात ऑक्सीजन जो है तो उस ऑक्सीजन को यहाँ पर अगर सिंगल ऑक्सीजन है ना, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्रिया करवाएंगे तो CHOO लिखेंगे, उसी को हमने क्या लिखा COOH। अब यही है हमारे पास ब्यूटेनोइक अम्ल। हाँ, अब यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या दिया है, थर्ड नंबर में दिया है 3 नाइट्रोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल,
3 नाइट्रोबेंजीन है कि नहीं है? देखो ये नाइट्रो, रुक जाओ, केवल ब्रोमो नहीं है, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है। हाँ, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है। तो 1 2 3 पर है, तो 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है। सबसे पहले Mg और ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो Mg रिएक्शन हुआ यहाँ पर, तो ये Mg यहाँ पर जुड़ा, बाकी वही लिखा हमने। फिर दोबारा हमने CO2 और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया हमने, तो यहाँ पर क्या हुआ समझना, यही CO2 ये यहाँ पर जुड़ा, पर यहाँ पर तो वही हमारे पास, देखो MgBr है तो MgBr है, तो CO2 है ये, CO2 है ये, वो जुड़ा कर इस प्रकार से। फिर हमने क्या किया कि हाइड्रोजन आयन से क्रिया करवा दिया यहाँ पर। जैसे हाइड्रोजन आयन से क्रिया कराया तो ये तो वही है, अब यहाँ पर ये C, ये O और इसका H, तो COOH प्लस क्या हुआ, प्लस जो है MgBr और H2O यहाँ पर अलग से निकला वो। ठीक, ये हो गया हमारे पास नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। नाइट्रोबेंजोइक अम्ल यहाँ पर चौथे नंबर में क्या है, चौथे नंबर में है हमारे पास बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। बेंजिल एल्कोहल, तो ये बेंजिल एल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, ये बनेगा सबसे पहले, यहाँ से OH टूटा, Br जुड़ा, फिर KCN की उपस्थिति में क्रिया कराया हमने, यहाँ से Br टूटा, Cn जुड़ा, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में क्रिया कराया हमने, यहाँ पे Cn टूटा और COOH जुड़ा, ये बन गया हमारे पास बेंजोइक अम्ल। मतलब क्या है हमारे पास, फेनिल बेंजोइक अम्ल है। ठीक, तो ये हमारे पास है फेनिल बेंजोइक अम्ल। पांचवें नंबर में क्या है, पांचवें नंबर में एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड। एसिटिक अम्ल का ये फार्मूला है, अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया कराया हमने, तो यहाँ पर ये H और ये, तो ये हुआ NH4 हुआ, ये H और ये NH3, तो NH4 हुआ। फिर हमने इसको गर्म कर दिया, हमने जैसे गर्म किया हमने, तो गर्म करने पर हमारे पास क्या हुआ, CH3COONH2, यही हमारे पास है एसिटामाइड। ठीक है, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वें का जो का अथवा है, एक कार्बनिक, इसे जो है स्क्रीन पर ही आप लोग देख लोगे। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट कर देना, तो हम जो है सेट 2 को जब प्रोवाइड कराएंगे तो उससे इस क्वेश्चन को दोबारा पहले बता देंगे आपको, फिर हम जो है आपको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम, ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसके रिएक्शन वगैरह करवा चुके हैं अभी हाल ही में इसी प्रकार के, इसीलिए आपको स्क्रीन पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, दिखा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन में है एक कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र C8H16O2 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटन करने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल खा एवं अल्कोहल गा प्राप्त हुई है। गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा उत्पन्न होता है। गा का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट एक इन प्राप्त होता है। का खा गा की पहचान कीजिए, अभिक्रिया प्रयुक्त होने वाले समीकरण रासायनिक समीकरण को लिखिए। का खा गा से मत डरिए, ये मतलब रिएक्शन रिएक्शन या रिएक्शन रिएक्शन करेंगे, ठीक है, बस वही है। क्वेश्चन नंबर खा जो है इसमें है निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित रासायनिक परीक्षण भी लिखिए। मतलब रासायनिक समीकरण लिखोगे, उसके परीक्षण को भी लिखोगे। कैसे, मेथिल एमीन से डाइमेथिल एमीन, एथिल एमीन से एनिलीन, ठीक है, और इसके बाद है एनिलीन व बेंजिल एमीन, और एनिलीन व नाइट्रो एन मेथिल एमीन, द्वितीयक व तृतीयक एमीन अथवा। इसके बाद देखो जो 7वें का इसी पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पर लघु टिप्पणियां लिखिए। कार्बिल एमीन, दो टिप्पणियां जो है, टिप्पणी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हुंस डीकर, कार्बिल एमीन, फिर स्मिट अभिक्रिया, ये जितने भी आपके सभी तो आपको बता चुके हैं कि ये जो है आपके जैसे गाटरमान कोक अभिक्रिया, ये सब जितने भी टिप्पणियां हैं, ये सब टिप्पणियां आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर तैयार कर लेना। सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा, कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन क्या है, जब एक प्राथमिक एमीन को एल्कोहल KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तब यह दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट व कार्बिल एमीन बनाता है। यह अभिक्रिया कार्बिल अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये पूछा है डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण क्या है, जैसे प्राथमिक एमीन के तनु खनिज में हम लोग ठंडे जल को नाइट्रस अम्ल के साथ के ठंडे विलयन में 273 से 78
पर हम लोग अधिक अभिकृत करते हैं, तब एरीन डाई एजोनियम लवण बनाता है। यह अभिक्रिया डाई एजोटिकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जितने भी आपके थियोरिटिकल टिप्पणियाँ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण ही पूछा गया इसमें। तो आपको बता दें कि आज के जो सेट 1 सेट है, इसको हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इस सेट में कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट करना और बताना कि सेट 2 में सर आप इस प्रकार से प्रोवाइड कीजिए जिससे हम लोगों को दिक्कतें ना आए, हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है, हम वैसे ही आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई होप जैसे हमने प्रोवाइड करा दिए है इस क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और बाकी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, उनको भी इस वीडियो की सहायता से उनको मदद हो, बोर्ड एग्जाम में उनके भी आपकी तरह अच्छे नंबर आ सकें। इसलिए ज़रूर उनको उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिए जिससे कि वो भी कोई ज़रूर देखो। यूट्यूब जो है एक सार है, पर डे करोड़ों ट्रिलियन मिलियन मतलब पता नहीं कितने वीडियोस अपलोड होते होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी है कि आपके दोस्त तक भी वही वीडियो पहुंच जाए। तो आप तक पहुंच चुके हैं, अब अपने दोस्त तक पहुंचा जरूर दीजिए जिससे कि उनको इस वीडियो की सहायता से वो अच्छे तैयारी भी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हमेशा हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।